एक्सेल रिपोर्ट और विजिलेंस रिपोर्ट के संदर्भ में अब इनकी ओर से क्या कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं, ये अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगली बात करना चाहेंगे कैबिनेट में फिलहाल कौन सी अब नई भर्ती आने वाली है, यानी कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में, इससे संबंधित अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ही इशारा दिया गया है। बसेस में मिनिमम किराया क्या रहेगा, इस पर भी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से ये डिमांड रखी जा रही है कि मिनिमम किराया बढ़ाया जाए। लेकिन इससे पहले ही विरोधी स्वर उठ गए हैं और आम लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें उनका मानना है कि मिनिमम किराया नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में जो इनकी मांग है एक तरह से पूरी होती हुई नामुमकिन ही अभी हमें नजर आ रही है। बारीकी से इस बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्रिप्टो घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि देखिए लगभग अभी पुलिस की ओर से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 400 करोड़ से ज्यादा की ठगी ये आरोपी कर चुके थे, यानी कि इस तरह की ठगी को अंजाम दे चुके थे। लेकिन इसी बीच एक और नई अपडेट निकलकर सामने आई है, ये पुलिस डिपार्टमेंट से ही जुड़ी है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल शुरुआत करना चाहेंगे मौसम से, क्योंकि बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है और 15 और 16 अक्टूबर को मौसम खराब रहने वाला है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम ऊपरी क्षेत्रों को लेकर आपको जानकारी दें, तो बर्फबारी को लेकर भी अब पूरे पूरे आसार बने हुए हैं। संभावना ये है, क्योंकि पिछले वर्ष देखिए स्नोफॉल काफी कम हुआ था, इस बार ज्यादा हो सकता है। सावधानी और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और प्रशासन की ओर से इसे लेकर तैयारियां भी अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। 18 अक्टूबर के बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा, ये भी यहाँ पूर्व अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। हालांकि धर्मशाला की बात करें तो यहाँ मौसम एक तरह से आफत बन गया था, क्योंकि देखिए इन दिनों वहां पर मैच का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल ये नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अभ्यास होना था, लेकिन नहीं हो पाया, मौसम ने खलल डाल दिया। वहां पर हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इसके अतिरिक्त धर्मशाला की धौलाधार रेंज की बात करें तो सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। जैसा कि एक चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि ऊंची चोटियों पर पहले ही यहाँ हिमपात होना शुरू हो गया है। लाहौल स्पीति की जानकारी दे तो वहां की पहाड़ियों पर भी कुछ दिन पहले ही हिमपात हुआ था। इसी तरह से धौलाधार रेंज पर भी हो चुका है और अब आने वाले दिनों में बाकी कुछ एक क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है, इस तरह के आसार जताए गए हैं। तो ये मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। ये जरूरी है कि 18 अक्टूबर तक काफी ज्यादा एहतियात बरती जाए और जिन क्षेत्रों में बारिश को लेकर आसार जताए गए हैं वहां पर एक दफा फिर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं पेश आ सकती है। तो यहाँ जरूरी है कि अपने घरों से बाहर जब आप निकलते हैं तो काफी ज्यादा सावधानी बरतते हुए ही निकलिएगा। देखिए आज एक और दर्दनाक हादसा पेश आया है, ये जानकारी हम आपके लिए नेरवा के न्योल से जुड़ी लेकर आए हैं। यहाँ पर पिकअप हादसा पेश आया और 3 युवकों की मौत हो गई है। दरअसल ये उत्तराखंड की ओर रवाना हुए थे, गोबर की खाद खरीदने के लिए जा रहे थे, लेकिन पाटन के समीप ही इनकी पिकअप लगभग 150 फीट नीचे गिर गई। मौके पर ही इन तीनों की मौत हो गई। उत्तराखंड पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर शवों को निकाला है, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से नेरवा के न्योल में मातम छा गया है, क्योंकि 3 यंगस्टर इस क्षेत्र ने अपने खो दिए हैं। अब कल से नवरात्र भी शुरू होने जा रहे हैं और इसे लेकर भी एक अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पूरा ध्यान शक्ति पीठों में रखा जाएगा यात्रियों की सहूलियत का। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था इस बार काफी पुख्ता की गई है और 15 से 23 अक्टूबर तक इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। सीसीटीवी और ड्रोन से बिल्कुल निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों को तैनात किया जाए। देखिए लगभग ये, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ है, तो इसमें 1150 जवान तैनात किए जा रहे हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में 200 पुलिस जवान हैं और 200 होमगार्ड जवान भी तैनात किए गए हैं। इसी प्रकार से नैना देवी मंदिर में 250 पुलिस जवान और 100 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है। कांगड़ा जिला में जो बाकी के 3 शक्तिपीठ बच जाते हैं, यहाँ पर 6 रिजर्वे पुलिस के और जिला पुलिसकर्मी भी और 250 होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं। यानी कि सीसीटीवी और ड्रोन से भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ हर गेट पे आपको पुलिस जवान, क्यूआरटी के जवान नजर आने वाले हैं। इस बार एक और विशेष व्यवस्था की गई है कि जो माल ढोने वाले वाहन होंगे वो सवारियों को लेकर नहीं आ सकते हैं। इससे दुर्घटना से भी बचा जा सकता है और एक तरह से ये पहले भी प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही थी।
लेकिन इस बार व्यवस्था कर दी गई है और हिमाचल में ऐसी किसी भी गाड़ी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कि बाहरी राज्यों से कोई ऐसा वाहन यहाँ पर आता है जिसमें माल भी होगा लेकिन साथ ही साथ सवारियां भी होगी। तो इस पर इस बार पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और जैसा कि हमने कहा कि 15 से 23 अक्टूबर तक यही व्यवस्था सभी शक्तिपीठों में देखने के लिए मिलने वाली है और पुलिस जवानों की ड्यूटी इसके लिए लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में पद बढ़ाए जाए ये मांग उठाई जा रही है ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट संघ की ओर से। दरअसल इनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट में जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद हैं वो 45 से बढ़ाकर 95 किए जाए। इससे स्वास्थ्य सेवाएं और ज्यादा सुदृढ़ हो पाएंगी, खंड स्तर पर भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से इन्होंने मुलाकात की थी, ज्ञापन सौंपा था और मंत्री ने बिल्कुल इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी मांग पर गौर किया जाएगा। हो सके तो अगली कैबिनेट में भी ये मसला ले जाया जा सकता है। हालांकि कितनी बात सच होती है ये अगली कैबिनेट में ही हम देखेंगे। लेकिन दूसरी ओर इनकी ओर से एक और मांग रखी गई है जिसमें इनका कहना है कि एक प्रमोशन पैनल इन्होंने खुद से तैयार किया है। तो इनकी ओर से जो प्रस्तावित प्रमोशन पैनल है उसे ही सरकार स्वीकार करे, क्योंकि वर्तमान में जो प्रमोशन पैनल इनके लिए तैयार किया गया है उसके मुताबिक इन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाती है और रिटायरमेंट बिना प्रमोशन ही हो रही है, बाकी वित्तीय लाभों से भी इन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। तो इसलिए एक डिमांड इन्होंने ये भी रखी है। हालांकि जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की नामावली है इसे भी चेंज किया जाए, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। ये भी डिमांड इनकी ओर से रखी गई है, लेकिन मुख्य डिमांड वही है कि पद बढ़ाए जाने चाहिए, 45 से 95 किए जाए चीफ टेक्निकल ऑफिसर के। फिलहाल ये कब तक फैसला हो पाता है हमें देखना होगा, क्योंकि सहूलियत इससे खंड स्तर पर भी मिलेगी और सभी अस्पतालों में एक तरह से ये स्वास्थ्य सेवाएं फिर सुदृढ़ हो पाएंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है कर्ज को लेकर। एक तरह से हमला भाजपा ने बोला है वर्तमान सरकार पर। दरअसल डॉक्टर राजीव बिंदल का ये कहना है कि लगभग 10 महीने कांग्रेस को हो गए हैं अपनी सरकार बनाए हुए और इसमें 10,000 करोड़ का लोन लिया गया है। हालांकि 1500 के करीब संस्थान बंद किए गए हैं क्योंकि उन्हें चलाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं था। इसके अतिरिक्त हजारों के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि इनके पास देने के लिए वेतन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज लिया जा रहा है, तो उसे इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? ना तो नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, सभी संस्थान बंद कर दिए गए हैं जो कि पूर्व सरकार ने खोले थे। इसका ब्यौरा वर्तमान सरकार को देना होगा। एक तरह से उन्होंने जवाब इस पर मांगा है। दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये कही गई है कि 5 साल में लगभग 60 महीने होते हैं, तो ऐसे में इस गति से यदि ये कर्ज लिया जाता है तो 60,000 करोड़ रुपए को भी ये पार कर जाएगा, क्योंकि अभी तक ये 10,000 करोड़ का ऋण ले चुके हैं और विकासात्मक कार्य ना के बराबर हो रहे हैं। अक्सर हम देख रहे थे कि गारंटियों पर यहाँ टिप्पणी की जा रही थी, लेकिन अब लोन पर भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं विपक्ष की ओर से। वहीं देखिए लोकसभा चुनावों से पहले बड़ी राजनीतिक उठापटक भी हमें देखने के लिए मिली है और ये मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नदौन में बड़ी उठापटक हम कहना चाहेंगे, एक बड़ा फेरबदल हुआ है। लगभग 6 भाजपा के कार्यकर्ता, हालांकि जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं, इन्होंने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और ये सीएम सुक्खू के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। साथ ही साथ इन्होंने ये विश्वास भी जताया है कि कर्मठ होकर कांग्रेस पार्टी के लिए अब काम करने वाले हैं। इससे पहले भाजपा के लिए इन्होंने दिन रात एक किया, लेकिन इनकी कदर भाजपा को नहीं है, इसलिए अब ये कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए, साथ ही साथ इनसे बातचीत करते हुए भी यही बात कही कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं इनके उच्च मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए भी बेहतरीन कार्य करना होगा। समर्पित होकर यदि ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे तो फिर इनके मान सम्मान का ध्यान भी यहाँ कांग्रेस की ओर से पूरा रखा जाएगा। जिला परिषद कैडर पर आना चाहेंगे क्योंकि कड़ा जवाब इस कैडर ने दे दिया है सरकार को। देखिए अभी मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से ये अपील इनसे की गई थी कि अपने अपने काम पर ये लौटे, क्योंकि आपदा के बाद बचाव एवं राहत कार्यों को भी अंजाम देना है और कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि इनके बिना संभव नहीं है। ऐसे में इन कार्यों को मद्देनजर रखते हुए कम से कम ये अपने काम पर लौट जाए, इस तरह की अपील जरूर हुई थी। लेकिन जिला परिषद कैडर ने इस पर यह जवाब दिया है कि जब तक इनके मर्जर को लेकर एक अवधि निर्धारित नहीं कर दी जाती है, निश्चित नहीं की जाती है, ये काम पर नहीं लौटने वाले हैं। इनकी पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। कब तक इन्हें पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जा रहा है, सरकार इसका जवाब दे, इस पर लिखित में एक तरह से पत्र इनके लिए जारी करे। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि पे स्केल पर भी स्थिति स्पष्ट करे।
जो पे स्केल बाकी कर्मचारियों को मिल रहा है वो इन्हें भी मिलना चाहिए। और करंट डेट से नहीं बल्कि बैक डेट से इन्हें चाहिए। इनके वित्तीय लाभों को लेकर भी लिखित में इन्हें लेकर पत्र जारी होना चाहिए, तभी अपने काम पर ये लौटने वाले हैं। हालांकि जो ये बात कही गई कि अभी राहत एवं बचाव कार्य चल रहे हैं और कुछ एक कार्य इनके बिना पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी जवाब इनकी ओर से ये दिया गया है कि लगभग 16 लाख रुपए इन्होंने राहत कोष में दिए हैं। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में इन्होंने 16 लाख की राशि दी है। अपने एक दिन का वेतन भी दिया है। तो ऐसे में हिमाचल वासियों की और प्रभावितों की चिंता इन्हें भी है, लेकिन इनकी मांगों पर भी गौर किया जाए। विधानसभा चुनावों में इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, अब ये कांग्रेस की बारी है कि इनकी मांगों पर गौर हो, जल्द ही जल्द इनके मर्जर को लेकर अधिसूचना जारी की जाए। फिलहाल कब तक की जाती है देखना होगा, क्योंकि पंचायतों के काम पूरी तरह से रुक गए हैं। देखिए, हाल ही में ग्राम सभाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे कार्य पेंडिंग पड़े हैं और अभी आपदा के बाद जो राहत एवं बचाव कार्य शुरू हुए हैं उसमें भी कई तरह की अड़चने आ रही हैं। क्योंकि जब वहां पंचायत सचिव नहीं होंगे या जिला परिषद कैडर के बाकी अधिकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो इन कामों को करना काफी मुश्किल सा हो रहा है। अब क्रिप्टो घोटाले पर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, हैरत अंगेज बात यह है कि लगभग पिछले 3 सालों से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जो एसआईटी का गठन हुआ है वो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। मॉनसून सेशन में क्योंकि एमएलए की ओर से जब ये सवाल लगाया गया था उसके बाद ही यहाँ अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया गया। लगभग इसमें 8 सदस्य हैं और जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार तब से लेकर इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। लगभग ये 3 साल बताए जा रहे हैं। 3 साल पहले ही अगर पुलिस ने कड़ा संज्ञान इसमें लिया होता या थोड़ी सी भी सीरियसनेस दिखाई होती तो बहुत सारी संख्या के पैसे बच जाते बर्बाद होने से। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ एक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें अपने अपने पैसे लगाए थे। यानी कि जिस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जांच करने के लिए और कानून सुरक्षा के लिए जिस डिपार्टमेंट को बनाया गया है, यदि उसी के कर्मचारी भी यहाँ ठगी का शिकार बनते हैं तो ऐसे में बाकी लोगों से क्या उम्मीद रखी जाएगी। और सवाल तो बड़ा ये भी है कि जब 3 साल पहले कुछ एक लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में आकर शिकायत करना शुरू किया था कि कुछ एक आरोपियों ने उन्हें लूटा है या वो इस तरह की ठगी के शिकार बने हैं, तो उस वक्त इस पर क्यों कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। 3 साल से पुलिस डिपार्टमेंट कहां सोया था, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले एसआईटी का गठन हुआ है, लगभग 35 जगहों पर छापे मारे गए हैं। मास्टरमाइंड इसका सुभाष नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हेमराज और सुखदेव ये भी मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें गुजरात से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये पुलिस की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 400 करोड़ रुपए की ठगी अभी तक हो चुकी है। लेकिन उन सभी लोगों के पैसे बचाए जा सकते थे जिन्होंने पिछले 2 साल के भीतर या 3 साल के भीतर अपने पैसे लगाए हैं। तो ऐसे में यदि समय रहते एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज इतने सारे लोग अपने पैसों के लिए चिंतित नहीं होते, परेशान नहीं होते। हालांकि अब देखिए, एसआईटी का गठन जरूर हुआ है, आगे के लिए जांच भी बिठाई गई है, जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं और कुछ एक उपकरण जो खरीदे गए थे या फिर इसी घोटाले के पैसे से इन्होंने कुछ एक विवरण बनाए थे, उन्हें भी एक तरह से हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जांच जारी है, कब तक कंप्लीट हो पाती है और जिन लोगों के पैसे एक तरह से गए हैं या फिर ठगी के जो लोग शिकार हुए हैं, इनके पैसे इन्हें वापस मिल पाते हैं नहीं, ये भी इस वक्त का बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगली बात मिनिमम किराए पर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी देखिए, जो प्राइवेट बसेस हैं या फिर एचआरटीसी की भी बसेस हैं उसमें मिनिमम किराया 5 रुपए लिया जा रहा है। पूर्व सरकार में 7 रुपए से घटाकर ये किराया 5 रुपए किया गया था आम लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से ये डिमांड रखी जा रही है कि 5 रुपए से बढ़ाकर इसे सीधे तौर पर 12 रुपए या 15 रुपए किया जाए। और ये पिछले कल ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिले थे। हालांकि इस तरह का फैसला कैबिनेट में ही लिया जाता है, इसलिए कोई आश्वासन किराए को लेकर उप मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दिया गया है। लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है कि या तो इन्हें टैक्स में छूट दी जाए या फिर डीजल के रेट कम किए जाए, डीजल पेट्रोल के रेट कम किए जाए, और अगर ये संभव नहीं है तो फिर मिनिमम किराया बढ़ाया जाए। इसी बीच प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं आम लोगों की। सोशल मीडिया पर हमें काफी सारे ऐसे पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें ऐतराज जताया जा रहा है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की इस मांग पर। दरअसल आम लोगों का ये कहना है कि 5 रुपए से सीधा बढ़ाकर अगर 12 रुपए या 15 रुपए ये किराया किया जाता है तो बची कुची कुछ संख्या जो अभी प्राइवेट बसेस में सफर भी कर रही है, एचआरटीसी बस में
आना शुरू कर देंगे। महिलाओं को क्योंकि 50% छूट एचआरटीसी बसेस में मिलती है, इसीलिए महिलाओं के साथ-साथ उनका परिवार भी एचआरटीसी बस में सफर कर रहा है। इसी बात से परेशान होकर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने ये कुछ एक डिमांड्स रख दी हैं, लेकिन उनकी ये डिमांड उन पर उल्टी पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ आम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी इनकी डिमांड पर कोई भी आश्वासन सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही रिएक्शन हमें फुल मोड पर नजर आ रहा है। साफ तौर से इनकार लोगों की ओर से किया जा रहा है कि ये प्राइवेट बस के विरोध में है, ये इसमें सफर नहीं करेंगे अगर मिनिमम किराया इतना बढ़ाया जाता है। देखिए, अधिकतर वो संख्या है बसेस में सफर करने वाली जो कि गाड़ी या फिर बाइक के लिए पेट्रोल डीजल अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में सहूलियत उन्हें मिलती है प्राइवेट बसेस में या फिर एचआरटीसी बसेस में सफर करके। लेकिन यहाँ भी अगर किराया बढ़ाया जाता है तो हर किसी की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा और यहाँ पहले ही देखिए इसे लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया गया है आम लोगों की ओर से। फिलहाल इस डिमांड को अब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स वापस लेते हैं या नहीं देखना होगा, क्योंकि अभी जो बची कुछ सवारियां जा भी रही हैं वो भी फिर एचआरटीसी बस में सफर करना शुरू कर देंगी, तो ये और बड़ा घाटे का सौदा इन ऑपरेटर्स के लिए साबित होने वाला है। अगली कैबिनेट में कौन सी भर्ती जाएगी, इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से एक बड़ा इशारा दिया गया है। दरअसल हाल ही में बेरोजगार कला अध्यापक संघ इनसे मिला था और इन्होंने ये अपनी मुख्य मांग रखी है कि जिस तरह का आश्वासन इन्हें मॉनसून सेशन के दौरान दिया गया था कि 100 बच्चों की कंडीशन को मिडिल स्कूल से हटाया जाएगा, उस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो। दरअसल मॉनसून सेशन के दौरान जब सीएम से ये मिले थे तो सीएम ने कुछ अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए थे कि 100 बच्चों की कंडीशन को हटाना है, लेकिन ये अमल में तब तक नहीं लाए जाएंगे आदेश जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से इन्होंने कहा है कि इस पर जल्दी ही वो अधिसूचना भी जारी करवाएं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 1700 के करीब पोस्टें भरी जानी है कला अध्यापकों की, तो ये कब तक संभव है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगली कैबिनेट में वो इस मसले को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनकी मांग को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। हालांकि अगली कैबिनेट बैठक कब है, इस पर अभी तक कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल आश्वासन यहां पर जरूर दिया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की ओर से भी कहा गया है ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट संघ को कि इनके भी पद भरे जाएंगे, जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के वहां पर पद खाली चल रहे हैं, इन्हें भरने का काम जल्दी होने वाला है चीफ टेक्निकल ऑफिसर के। उसी तरह से सीएम सुक्खू ने जो कला अध्यापक हैं इन्हें भी आश्वासन दे दिया है कि अगली कैबिनेट में ये 1700 पोस्ट भरने का फैसला लिया जाए, इनकी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी। तो अब इसीलिए कला अध्यापकों में भी काफी ज्यादा इंतजार बना हुआ है। अब अंत में पेपर लीक मामले पर आना चाहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी काफी ज्यादा इंतजार में है कि कब तक इनका रिजल्ट घोषित हो पाएगा। लगभग 10 महीने बीत चुके हैं। दूसरी ओर अभी तक एफएसएल रिपोर्ट और विजिलेंस रिपोर्ट ही जारी नहीं हो पाई है और अभ्यर्थियों का ये मानना है कि ये तो तब तक रिपोर्ट जारी नहीं हो पाएगी जब तक इससे संबंधित अधिकारी तैनात नहीं किया जाता है। आरटीआई में क्योंकि ये खुलासा हुआ था कि जुनगा में कोई भी रिपोर्टिंग ऑफिसर तैनात नहीं किया गया है, तो ऐसे में काफी देरी हो रही है। इसलिए इनकी ओर से ये मांग रखी गई है कि अगले 10 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी को वहां पर तैनात किया जाए और साथ ही साथ कंडीशनल रिजल्ट भी इनके लिए घोषित होना चाहिए, यानी कि कंडीशनल आधार पर रिजल्ट दे दिया जाए। उसके बाद यदि कोई बड़ा बल किसी पोस्ट कोड में सामने भी आता है तो सरकार अपने स्तर पर डिसीजन ले सकती है, लेकिन इनका समय इससे बचेगा यदि कंडीशनल रिजल्ट अभी इनके लिए डिक्लेयर किया जाता है। हालांकि ये पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थियों की ओर से ही डिमांड रखी गई है और भोरंज के विधायक सुरेश कुमार से आज ये मिले थे। इसी दौरान इन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है कि अब 10 माह बीत गए हैं और विजिलेंस रिपोर्ट या फिर एफएसएल रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है और यही मुख्य कारण है कि इनके रिजल्ट फंसे हुए हैं। तो जरूरी है कि विजिलेंस जांच में अब यहाँ कंडीशनल रिजल्ट इन्हें दिया जाए। इस पर क्या डिसीजन दिया जाता है देखना होगा, क्योंकि कंडीशनल रिजल्ट की मांग पहले भी कुछ एक पोस्ट कोर्स की ओर से उठाई गई है, लेकिन कोई रिएक्शन सरकार की ओर से सामने नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए